प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में हम हर सप्ताह लाते हैं कुछ विषयों को जिनसे जन जागरूकता में काफ़ी मदद मिलती है। श्रोताओं, केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं राजनांदगांव शहरी परियोजना अधिकारी रीना ठाकुर। तो आज हम बात करेंगे रीना ठाकुर जी से। रीना ठाकुर जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो रीना ठाकुर जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए चलाई जाती हैं, उसमें एक नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा से। इसका मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करना। प्रारंभ में ऐसे एरिया को, जिलों को चयन किया गया था जहाँ पे लिंगानुपात निम्न था, जहाँ पे बहुत लड़कों की पैदा होने की संख्या ज़्यादा और लड़कियों की कम थी। उन क्षेत्रों को चयन किया गया ताकि बेटियों को बचाया जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए इसके मुख्य उद्देश्यों की अगर मैं और बात करूँ तो इसमें प्रमुख उद्देश्यों में ये भी था कि लिंग चुनाव की जो प्रक्रिया था उसे कम करना, लगभग 2 अंकों तक प्रति वर्ष कम होते जाएं, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही उन्हें सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना एवं सशक्त बनाना। साथ ही जो लड़कियां बड़ी क्लास होते अपने स्कूल ड्रॉप हो रही थी तो वो ड्रॉप आउट रेट कम करना था और संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा देना था। जो सुरक्षित माहवारी की जानकारी है उसकी जागरूकता के लिए भी इसको उद्देश्य में शामिल किया गया था। जी। तो रीना जी, अभी आपने बताया कि भ्रूण लिंग जो जांच है, जो एक काफ़ी चिंताजनक विषय है, तो हमारे समाज में क्यों ऐसा होता है कि जो लिंग भ्रूण जांच की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए सख्त कानून लाने की आवश्यकता पड़ी? सर, अगर हम इतिहास से इस चीज़ को अगर बात करें तो शुरू से ये देखा गया है कि बेटा कमाने के लिए होता है और बेटी पराए घर जाने के लिए ही होती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बेटी हुई है तो शादी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई पे खर्च करेंगे, आखिर वो जाएगी दूसरे जगह। जी। सेम अगर लड़का पैदा होता है तो वो हमारी इनकम में सपोर्ट करेगा, एक बहू लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली भी हेल्प हो रही है और फैमिली को भी हेल्प मिल रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कभी, अभी भी हम कितने भी मॉडर्न एज में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में ये बात अभी भी रहती है कि हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कि बेटी के साथ बहुत सारी चीज़ें, खर्चे जुड़े हैं, बेटे के साथ खर्चे ना जुड़े। तो रीना जी, हम देखें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कौन कौन सी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो हमारे महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो प्रमुख रूप से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। लेकिन ये ऐसी योजना है और ये ऐसा मुद्दा है, इसके जो उद्देश्य हैं कि ये अकेले विभाग पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें दूसरे विभागों से समन्वय जरूरी रहता है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, और जितने भी जो विभाग हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं उसमें इनका समन्वय या अभिसरण कहें बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए विभाग के द्वारा और समय समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में कैंप लगाए जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसकी जानकारी समय समय पर दी जाती है। साथ ही ऐसी कोशिश की जाती है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हम स्कूल में भी कैंप करते हैं कि उनको भी इन चीज़ों की जानकारी हो, और जो अगर शिशुवती गर्भवती माता आंगनवाड़ी आ रही है उसे भी पता रहे कि अगर बेटी पैदा हुई तो कोई बहुत बुरा नहीं हुआ है, उसके लिए कितना अच्छा और फ्यूचर कितना अच्छा, उसकी भी जानकारी दी जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पे, जैसे रंगोली प्रतियोगिता हो गया, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो गया, निबंध, तात्कालिक भाषण। साथ ही स्कूल और कॉलेज में भी हम कैंप करते हैं जिससे लोगों में जागरूकता आए। जनवरी में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का भी आयोजन किया जाता है, जैसे लोगों को और जागरूकता फैले। इसके लिए हर साल हमें एक थीम भी मिलती है जिसको हम लेके लोगों में जागरूकता ला सके। साथ ही कौशल विकास में भी हम इसमें जोड़ते हैं कि अगर जो बालिकाओं को बोझ समझते हैं वो बोझ ना समझें, वो भी अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ सकती है। लैंगिक समानता के बारे में भी हम जानकारी देते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, इनमें भेद ना करें। बाल विवाह भी कहीं ना कहीं अगर लड़की पैदा हो रही तो बाल विवाह के केस भी हमें ज़्यादा डर रहते हैं कि मिलते हैं,
तो बाल विवाह रोकने की भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम रोकें, और हम धीरे धीरे देखेंगे तो इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो भी रही है, तो लोगों में जागरूकता आ भी रही है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो रीना जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप राजनांदगांव जिले से संबंधित हैं, ये बताएं कि राजनांदगांव जिले में इस योजना का क्रियान्वयन किस तरह किया जाता है और इसका कितना सकारात्मक परिणाम अभी तक आप देख रही हैं कि मिल रहा है। राजनांदगांव में भी समय समय पे हम कैंप का आयोजन करते हैं, और जो जितने भी हमारे जागृति शिविर रहता है उसमें एक जगह हमारा एक कोना कह दीजिए फिक्स रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार के लिए या उनके बारे में जानकारी देने के लिए। स्कूल कॉलेज में हमने अभी लास्ट ईयर ही कैंप किए थे, कार्यशाला की थी, जिसमें बच्चों के अधिकार के बारे में जितनी जानकारी थी, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में हमें बताया गया। साथ ही बाल विवाह और जितने भी बेटियों से जुड़ी चीज़ें हैं उनके आगे बढ़ने के लिए कैरियर गाइडेंस का भी हमने कार्यक्रम किया था। इसका एक परिणाम में अगर मैं देखना चाहूँ कि अभी मैं 2-3 साल पहले का बाल विवाह रोकने के अगर मैं देखूँ तो पिछले 2 साल में जहाँ बाल विवाह रोकने के लिए हमारे पास 17 से 13 केस हमें मिल ही रहे थे, अभी लास्ट 2 इयर्स में वो सिंगल डिजिट में पहुँचे हैं, 6-1 ऐसे करके जी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोगों में जागरूकता आई है। साथ ही ऐसा भी हो गया कि अगर हम कैंप करें तो बच्चियां भी अब हमें पहचानने लगी हैं। अगर कहीं बाहर भी जाओ तो बच्चियां पहचान जाती है कि मैडम आप वही हैं ना जो बाल विवाह रोकती हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता आई और उन्हें पता भी है कि अगर हम कभी बाल विवाह कर रहे हैं, उनको ये जानकारी दी जा चुकी कि क्या उन्हें सज़ा मिलनी है या क्या गलत है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। और साथ ही आजकल ये भी देखे जा रहे हैं, जैसे हमने आंगनबाड़ी में प्रोग्राम करते हैं तो लोग बेटियों के बर्थडे के दिन भी कुछ न कुछ सेलिब्रेट करते हैं, जो चीज़ पहले नहीं होती थी। जी जी बिल्कुल। अब वो बेटों के साथ अगर बेटे के बर्थडे में लड्डू बट रहे तो बेटी के में भी लड्डू बटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगह हमने सेम चीज़ हॉस्पिटल से भी सुना है, और पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं जागरूकता आई है कि वो अब बेटे और बेटी में भेद ना करके दोनों के बर्थडे में और सारी चीज़ों में उनके आगे बढ़ने में खुशियाँ मना रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। चूँकि इस अभियान का सकारात्मक परिणाम जैसा अभी आपने बताया कि देखने को मिल रहा है, तो ये एक हमारे सामने जो समाज में प्रदर्शित हो रहा है उससे लगता है कि इस योजना का एक सकारात्मक पहलू भी हम देख रहे हैं। तो रीना जी, हम देखें अभी जैसे लिंग अनुपात में अभी आपने बात की कार्यक्रम की शुरुआत में, तो हम देखें कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा जो बालिकाओं और बालकों का जो लिंग अनुपात का जो रेशियो है, तो वो कितना उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, या वो देखा जाए तो हमारे भारत की स्थिति के और राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छा है? अभी अगर मैं सामान्य लिंगानुपात की बात करूं तो जैसे लास्ट सेंसस में जो रिकॉर्ड है तो भारत का 943 था सेक्स रेशियो, और छत्तीसगढ़ 991 था, और वो टॉप 6 से 7 में था। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अच्छी है। अगर मैं सिर्फ बाल लिंगानुपात की बात करूं, जहाँ 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए रहता है, भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919 और छत्तीसगढ़ का हमारा 969 है। तो हम भारत से तो हम अभी एवरेज में ऊपर ही हैं, लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 969 था पहले सेंसस में और कम था, ये बढ़ा। हमको कैसे न करके अभी भी जो गैप बचे हुए हमारे लगभग 30 अराउंड, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, और हम लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं वो लोगों तक पहुँचे, जागरूक हों, जिससे ये इक्वल हो जाए पूरी तरह से। जी, तो हम देखते हैं कि जन जागरूकता जो है किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। तो चूँकि आप राजनांदगांव में परियोजना अधिकारी हैं, तो आप बताएं कि इस योजना का जो है जागरूकता के विषय में क्या कार्य किए जाते हैं आपके विभाग द्वारा? जी, इसके लिए हम बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर के माध्यम से भी जागरूकता करते हैं। साथ ही राजनांदगांव में लगभग सभी केंद्रों में टीवी प्राप्त हो चुकी है, तो हम उसमें भी शॉर्ट वीडियो दिखा के भी, जब हम पालक चौपाल करते हैं या सुपोषण चौपाल करते हैं या कोई एक VHSND का जो डे होता है हमारा टीकाकरण वाला दिन, उस दिन भी हम वो वीडियो प्रदर्शित करते हैं कि कम से कम लोग आते जाते कम से कम उस चीज़ों को ध्यान दें। इसके अलावा हम किसी बड़े प्रोग्राम में या जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ लोग आएंगे, वहाँ हमें जानकारी देना भी आसान होने के साथ साथ हमने सेल्फी स्टैंड भी बनाए हैं, मेरी बेटी मेरा अभिमान करके, जिससे लोग उससे भी जागरूक हो। और आजकल जैसे टाइम भी चल रहा है कि लोग फ़ोटोज़ पे ज़्यादा रहते हैं और चीज़ें जैसे हमको बताने करने का, तो बीच में हमने कंपटीशन भी कराया था इस चीज़ को लेकर, ऑनलाइन कंपटीशन भी कराए थे। तो इस प्रकार से शिविर, प्रतियोगिता, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कॉलेज में, स्कूल में, विभागीय प्रदर्शनी आदि सभी कार्यक्रमों में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
तो जब हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, तो इसमें एक बात आती है, हम जो देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं भारत में, और कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो महिलाओं के सामने अक्सर आती रहती हैं। तो समाज में महिलाओं के पीछे होने की क्या कारण है और किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है अभी सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो? पीछे होने का सर कहीं ना कहीं ये कारण जरूर दिखता है कि वो जो रूढ़िवादी सोच थी हमारी, जो मैंने शुरू में भी बताया था कि बेटा हमारा कमा के देने वाला है, बेटी खर्च कराने वालों में से है। जी, जी। तो कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी जो सोच है, वो शिक्षा उनको पर्याप्त न मिल पाना भी उनके पिछड़े होने का कहीं ना कहीं कारण जरूर हो रहा है। लेकिन अभी शासन की तरफ से जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हुए हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो दहेज प्रथा जो पहले चलती थी उसके केस पहले काफ़ी ज़्यादा आते थे। जी, जी। अब वो धीरे धीरे कम हो गए। इन 5 सालों में अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इन 5 सालों में मैंने केवल एक ही ऐसा केस देखा भी अपने सामने जो दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ था। लोगों के व्यवहार परिवर्तन में सारी जब चीज़ें आ जाएंगी सर, उसके बाद हम जो लड़का लड़की और जो समानता वाली बात करते हैं ना, उसके आगे फिर हमें आवश्यकता शायद नहीं लगेगी कि हम कभी ऐसे बात करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। इस अभियान में जो है कुछ महिला संगठन समूह और कुछ NGOs भी कार्य करती हैं, तो ये किस तरह जुड़ सकती हैं इस योजना से और इनका क्या फ़ायदा दिखता है ज़मीनी स्तर पर? महिला स्व सहायता समूह, अगर उनको ये जानकारी हो जाए तो ये मेरे समूह में 10 लोग हैं जी। वो 10 लोग अगले 10 को जरूर जानते होंगे। अगर इस ग्रुप को, मतलब SHG हो चाहे NGO हो, किसी को भी एक को अगर सही समय पे सही जानकारी मिलती है, वो अगले 10 लोग को भी जानकारी अगर देंगे तो लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत आसान रहेगा। और बोला भी जाता है अगर हम ऊपर बैठ के कुछ जानकारी या निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लोगों तक वो ज़्यादा आसान से पहुंचता है जो लोग उनसे ग्राउंड रूप में जुड़े होते हैं। जैसे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, सक्रिय महिला स्व सहायता समूह की दीदियां हो गई, NGO के जो लोग सक्रिय रूप से काम करते हैं, कॉलेज के भी कुछ वॉलंटियर्स हमें मिलते हैं जो ऐसा काम करते हैं समाज सेवक के रूप में, स्वैच्छिक रूप से। तो ये अगर अपने एरिया में थोड़ा सी बात रखते हैं तो लोग उसको मानना चालू करते हैं। शुरू में विरोध जरूर होता है अगर हम कोई एकदम नई बात बोल देते हैं या कोई पुरानी प्रथा को तोड़ने वाली जब बात आती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ करके पॉजिटिव रिजल्ट आता है और उन लोगों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वहाँ पर। जी, तो रीना ठाकुर जी, एक बतौर एक महिला होते हुए हम आपसे चाहेंगे आप हमारे महिला श्रोताओं को बताएं कि समाज में जो उनका एक दायित्व है परिवार के प्रति, एक सामाजिक दायित्व, और एक जो स्वयं भी होती हैं, एक माता भी होती हैं, बहन भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, तो आप देखते हैं कि किस तरह उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। पहले के टाइम में ये हो सकता है कि पढ़ाई कम थी, महिलाएं कम पढ़ी थी जी। आज के टाइम में पढ़ाई लगभग सभी का समान है। लेकिन जो पहले लोग नहीं पढ़े, लेकिन अभी के टाइम में इतने सारे कार्यक्रम है, टीवी है, मोबाइल है, या जितने भी शासन की योजना इनका समय समय पर प्रचार होता है, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आप उस टाइम नहीं जाने, लेकिन अभी की चीज़ों को कम से कम इन चीज़ों से जानें, जहाँ से अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएं वो हम ज़रूर करें जी। और जैसे प्रोग्राम्स जितने हो रहे हैं, शासन की योजना, वो शासन समाज के अंतिम व्यक्ति के लाभ देने के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। जो योजनाएं बनती हैं जी। तो उसका लाभ भी जो सेवा प्रदाता हैं उन्हें भी अंतिम हितग्राही तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिले और हर चीज़ में आगे बढ़ें। श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान विषय पर राजनांदगांव की महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सुश्री रीना ठाकुर से। रीना ठाकुर जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने जो हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।